बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा था अबाउट स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ बैक्टीरिया, और उसमें हमने सेल एनवेलप यानी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है। हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है अबाउट न्यूक्लियोइड या फिर जिसे जीनोफोर कहते हैं, और हमने पढ़ा था प्लाज्मिड के बारे में। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है अबाउट लैटरल अपेंडेजेस, यानी जो बैक्टीरिया है उसके लैटरल साइड में कुछ प्रोजेक्शंस दिखते हैं, कुछ अपेंडेजेस दिखते हैं। वो कौन कौन से हैं, उनका डिटेल क्या है, जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो लैटरल अपेंडेजेस हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक होता है फ्लैजिला, वन इज फ्लैजिला। अब ये जो फ्लैजिला है, अनलाइक यूकैरियोट्स, ये बना हुआ है किसका? दिस इज मेड ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। जहां यूकैरियोट्स में बना होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल का, यहां ये फ्लैजिलीन का बना है। और क्या अंतर है और क्या इंफॉर्मेशन है, तो जरा देख लेते हैं। जो फ्लैजिला है ये बहुत लंबा है एज कंपेयर टू फिम्ब्री एंड पिलाई, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये लंबा भी है और थिकनेस भी इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू फिम्ब्री एंड पिलाई। फिम्ब्री और पिलाई भी लैटरल प्रोजेक्शंस होते हैं जैसे फ्लैजिला है, लेकिन फ्लैजिला जो है वो फिम्ब्री और पिलाई के रिस्पेक्ट में साइज में बड़ा भी है और थिकनेस भी ज्यादा होता है। जो इसका थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली इतना हो सकता है, और ये मिलता है आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में। देन अब हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया ऐसा हो जहां फ्लैजिला हो ही नहीं, या फिर फ्लैजिला हो भी सकता है। अगर फ्लैजिला नहीं है तो आप कहेंगे ए ट्राइकस है। कैसा है? ए ट्राइकस मतलब नो फ्लैजिला। देन एक हो सकता है बैक्टीरिया मोनोट्राइकस, एक हो सकता है एम्फी ट्राइकस, और क्या हो सकता है? तो और हो सकता है ये सीफेलोट्राइकस, ये हो सकता है लोफोट्राइकस, ये हो सकता है पेरीट्राइकस। ये सब क्या है? तो पहली बात तो ये कि ट्राइकोम का मतलब होता है हेयर, तो यहां फ्लैजिला के लिए आया है ट्राइकस टर्म। तो अगर आप कह रहे हैं कि कोई फ्लैजिला ऐसा है जिसमें फ्लैजिला ही नहीं है, यानी सिंपली एक बैक्टीरिया जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं, दिस इज ए ट्राइकस। देन अगर किसी एक एंड पे एक फ्लैजिला है लाइक दिस, इसे कह देंगे आप मोनोट्राइकस। अगर इसके दोनों एंड पे ऐसे एक एक फ्लैजिला है, इसे कह देंगे आप एम्फीट्राइकस। किसी एक एंड पे बंच ऑफ फ्लैजिला है तो इसे कह देंगे आप सीफेलोट्राइकस। अगर दोनों एंड पे बंच ऑफ फ्लैजिला है लाइक दिस, इसे कह देंगे आप लोफोट्राइकस। और अगर पूरे के पूरे पेरिफेरी पे लाइक दिस ऐसे ऐसे अगर फ्लैजिला है, इसे कह देंगे आप पेरीट्राइकस। अब ये जो पेरीट्राइकस मैंने बोला है, इससे कई सारे एग्जांपल्स भी हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। मैंने जानबूझ के ए ट्राइकस, मोनो या फिर एम्फी किसी का भी एग्जांपल नहीं दिया है, ना आपको जरूरत है जानने की, लेकिन आप पेरीट्राइकस अगर याद कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे इसका एग्जांपल है एक ई कोलाई, देन एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी व्हिच कॉजेज टिटेनस। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है ये भी पेरीट्राइकस नेचर का ही होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। वैसे ही सैल्मोनेला टाइफी, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पेरीट्राइकस बैक्टीरिया।
देन लिखा है फ्लैजिला यूजुअली शोज अ डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में भी पोलर, लैटरल और थ्रू आउट दी सरफेस। हमने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा हो सकता है डिटेल में आपको यहां पे। देन ये बना हुआ है किसका, दिस इज मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटल एलिमेंट यानी माइक्रोट्यूब्यूल होता ही नहीं है। देन ये जो इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन है वो कैसा है, ये हेलिकल हुआ करता है, जहां माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट सॉलिड नेचर दे रहा था फ्लैजिला को इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यहां कैसा होता है, ये हॉलो होता है। ध्यान रखिएगा फ्लैजिला कैसा है, हेलिकल है और साथ में ये हॉलो भी है, ध्यान रखना है ये चीज का। देन फ्लैजिला आर हॉलो विथ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विथ ल्यूमेन, बताया मैंने आपको। देन फ्लैजिला आर इंटीरियर इन देयर ओरिजिन, क्योंकि ये कहां से डेवलप होता है, तो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ये डेवलप होता है। एंड इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज मेनली लोकोमोशन में ये हेल्पफुल है। तो ये था फ्लैजिला के बारे में एक ब्रीफ आइडिया। अब जरा यहां पे देखें, ये डिटेल डायग्राम है फ्लैजिला का। जो फ्लैजिला है बैक्टीरिया में, उसमें 3 अलग अलग पार्ट हैं। एक होता है फिलामेंट, एक होता है हुक और एक होता है बेसल बॉडी। क्या नाम होता है, बेसल बॉडी। अब ये जो बेसल बॉडी है उसमें 4 अलग अलग रिंग्स हैं, जरा देखिएगा। यहां एक एल रिंग लेबल किया हुआ है, यहां एक पी रिंग लेबल किया हुआ है और यहां एस एम रिंग लेबल किया हुआ है। 2 रिंग्स यहां पे दिख रहे हैं आपको, एस एम। तो सबसे बाहर एल रिंग, फिर पी रिंग। इन एल और पी रिंग को आप कहते हैं डिस्टल सेट ऑफ रिंग्स। ये डिस्टल सेट ऑफ रिंग्स हैं। वहीं ये जो एस और एम रिंग है इसे कहते हैं आप प्रोक्सिमल सेट ऑफ रिंग्स, राइट। यहां जो एल रिंग है वो जो सेल वॉल का बाहर वाला मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन जो कि बना हुआ था मेनली लिपोपॉलीसेकेराइड का, उसमें एम्बेडेड है। देन जो पी रिंग है वो एम्बेडेड है किसमें, पेप्टोग्लाइकन के लेयर में। ये रहा पी रिंग। और एस एम रिंग कहां पे है, वो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यहां देख रहे हैं आप, दिस इज इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। तो ये 4 अलग अलग रिंग्स हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप बात करते हैं ग्राम नेगेटिव के बारे में, तो ऑल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, है ना। ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग प्रेजेंट हुआ जैसा कि आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का फ्लैजिला देख रहे हैं तो वहां ध्यान रखिएगा ओनली एस एंड एम रिंग्स आर प्रेजेंट। वहां एलपी नहीं मिलता है, वहां सिर्फ और सिर्फ एस एम रिंग मिलता है। यानी ये जो दिख रहा है ये अल्टीमेटली क्या है, ये ग्राम नेगेटिव का फ्लैजिला बनाया हुआ है। जिसमें मैंने कहा ये फिलामेंट है, ये हुक है, और ये जो पार्ट है, दिस एंटायर सिस्टम इज, तीसरा वाला कंपोनेंट से आप कहते हैं बेसल बॉडी। तो यही 3 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में। फिलामेंट जो कि बाहर की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ देख रहे हैं आप, अरेंज्ड है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन दिख रहा है आपको, ये हुक है जो दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, ये बेसल बॉडी है जो कि सेल एनवेलप में एम्बेडेड होता है। तो ये फ्लैजिला का इंफॉर्मेशन है जो कि आप ध्यान रखिएगा। वैसे ही नेक्स्ट है फिम्बरी। जो फिम्बरी है ये फाइन ब्रिशल लाइक शॉर्ट फाइबर्स हैं, यानी फ्लैजिला से काफी छोटा होता है। ये भी आपको मिलता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में। ये बना हुआ है किसका, तो दिस इज मेड ऑफ फिम्ब्रिलिन प्रोटीन। देन इसका अगर हम लोग कंपेयर करें साइज, तो लिखा है फिम्बरी आर कंपेरेटिवली शॉर्टर इन लेंथ देन पिलाई एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला से तो छोटा होता ही है, ये पिलाई से भी छोटा होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देन सबसे लास्ट पॉइंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि जो फिम्बरी है दे आर कंपेरेटिवली थिनर एंड फ्रेजाइल देन फ्लैजिला एंड पिलाई। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट में इसकी लंबाई के बारे में बात की हुई थी और एक यहां पे उसका थिकनेस कैसा है इस बारे में बात किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये जो फिम्बरी है इसका आखिर रोल क्या है, तो इट हेल्प्स इन अटैचमेंट।
इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ एनी बैक्टीरिया टू एनी सरफेस, किसी सरफेस से अधर करने में, चिपकने में ये हेल्पफुल होता है। कौन? फिम्बरी। तो ये भी आप ध्यान रखना है आपको। देन नेक्स्ट है पिलाई। ये लिखा है पिलाई आर लॉन्ग हेयर लाइक ट्यूबुलर माइक्रोफाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और ये कहां मिलता है? तो ये मिलता है मेनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बना हुआ किसका है? तो दिस इज मेड ऑफ पिलीन प्रोटीन, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। देन ये हमने बात कर लिया है कि जो पिलाई है ये कंपैरेटिवली लॉन्गर है देन फिम्बरी एंड फ्लैजिला। लेंथ आप इग्नोर कर सकते हैं, और बस दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस पिलाई इज कंसर्न। तो ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। ये जो पिलाई है इसका रोल क्या है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंजुगेशन। आगे पढ़ेंगे आप बैक्टीरिया में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, तो उसमें से एक तरीका है कंजुगेशन। उस कंजुगेशन में इन पिलाई का रोल है। अभी के लिए इतना ही मैंने बोला है, तो ध्यान रखिएगा। फ्लैजिला हो या फिर फिम्बरी हो या फिर पिलाई हो, दे ऑल आर सरफेस अपेंडेजेस। जो फ्लैजिला है वो साइज में सबसे छोटा है, वो लोकोमोशन के लिए है। जो फिम्बरी है वो मेनली अटैचमेंट के लिए है। पिलाई जो है वो मेनली कंजुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आगे बात करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन है उसे आप कह सकते हैं आइदर एरोबिक टाइप का है या फिर एनरोबिक टाइप का है। अब ये जो एनारोबिक है वो तीन तरह का होता है। एक है ऑब्लिगेट एनारोब, एक होता है एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया, और एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब। समझिएगा अच्छे से। जो ऑब्लिगेट एनारोब हैं वो क्या हैं? तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका ऑब्लिगेशन है कि O2 नहीं ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये ऑब्लिगेट कंडीशन है, ऑब्लिगेट बिल्कुल है कि O2 नहीं ही चाहिए, O2 होगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लिखा है नीड एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट टू लीव, दे कैनॉट ग्रो इन प्लेसेस विथ ऑक्सीजन व्हिच कैन समटाइम डैमेज एंड डिस्ट्रॉय देम। तो ये ऑब्लिगेट एनरोब है जिनको स्ट्रिक्टली एनरोबिक कंडीशन ही चाहिए होगा। एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब। ये लिखा है यूज फर्मेंटेशन टू ग्रो इन प्लेसेस विदाउट ऑक्सीजन बट यूज एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लेस विथ ऑक्सीजन। जरा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली जब आप कहते हैं, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं एक, जब आप बात करते हैं अबाउट रेस्पिरेशन तो ये एक कॉमन कंसेप्ट है कि जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह का हो सकता है रेस्पिरेशन। एक कहते हो आप एरोबिक और एक कहते हो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना, ये तो सब जानते हैं। अब ये जो एरोबिक है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है ऑब्लिगेट एरोबिक कंडीशन और एक होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने एरोब के टाइप में एनारोब लिखा है, फैकल्टेटिव एनारोब। वैसे ही जो एनारोबिक होता है ये भी दो तरह का है। एक होता है ऑब्लिगेट एनारोब और एक होता है फैकल्टेटिव एरोब। अभी क्या है समझिएगा अच्छे से। जो ऑब्लिगेट एरोब हैं इनको O2 बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, O2 अगर नहीं होगा तो ये सरवाइव नहीं करेंगे। जो फैकल्टेटिव एनारोब हैं वो ध्यान दीजिए, लिखा है एरोब का टाइप फैकल्टेटिव एनारोब। तो फैकल्टेटिव एनारोब एक्चुअली एरोबिक बैक्टीरिया हैं, यानी उनको O2 चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर मान लीजिए O2 नहीं है तो भी वो सरवाइव कर सकते हैं, यानी हैं तो ये एरोबिक लेकिन एनरोबिक कंडीशन में ये सरवाइव कर सकते हैं टेम्पररीली। वहां दूसरा है ऑब्लिगेट एनरोब, यानी बिल्कुल स्ट्रिक्टली इनको एनरोबिक कंडीशन ही चाहिए।
जबकि दूसरा है फैकल्टेटिव एरोब, यानी है तो ये एनारोब यानी O2 नहीं चाहिए, लेकिन अगर O2 होगा तो ये ऑब्लिगेट एरोब की तरह मर नहीं जाएगा, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो फैकल्टेटिव एरोब है वो है क्या, एनारोब, यानी O2, उसको O2 नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर O2 कभी मिलता है टेम्पोररली तो वो O2 को यूटिलाइज करते हुए सरवाइव कर जाएगा, वो ऑब्लिगेट एनरोब की तरह मर नहीं जाएगा। इसने कसम नहीं खाया है कि हम बिल्कुल एनरोबिक कंडीशन चाहिए तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है दो तरीके का रेस्पिरेशन। यहां आइए वापस, तो लिखा है ऑब्लिगेट एनारोब, ये वैसे हैं जिनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। एक है फैकल्टेटिव एनारोब, यानी है क्या, ये एरोब है, दिस इज एक्चुअली एरोब। ये कैसे बैक्टीरिया है, एक्चुअली ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं, यानी इनको O2 चाहिए, लेकिन अगर O2 नहीं मिल रहा है तो भी ये टेम्पोररली एनरोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर लेंगे, फर्मेंटेशन करके रह लेंगे। वही लिखा है, जरा देखिए, यूजेस फर्मेंटेशन टू ग्रो इन प्लेसेस विदाउट ऑक्सीजन बट यूजेस एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लेस विथ ऑक्सीजन। अगर O2 है तो ये O2 को यूज करेगा क्योंकि एरोब है ये, लेकिन अगर O2 नहीं है तो ये रह सकता है एज एनारोब। ठीक है ना, तो ध्यान रखने का है। एरोबिक मैंने आपको समझा दिया है कि ये दो तरह का है, एक ऑब्लिगेट एरोब और एक फैकल्टेटिव एनारोब। मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वैसे एरोबिक बैक्टीरिया हैं जिनको अदरवाइज O2 चाहिए, लेकिन अगर O2 नहीं है तो भी ये एनरोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। आगे बढ़ें तो बात करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है, जो किंगडम मोनरा है, उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोनेरा, किंगडम मोनेरा शोज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। जितने टाइप्स ऑफ नरिशमेंट आपको यहां देखने को मिलेंगे वहां किसी और किंगडम में देखने को नहीं मिलेगा। कैसा है ये, क्यों ऐसा कहा है, जरा समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये शायद पॉइंट पहले आ चुका है और वैसे भी एनसीईआरटी का पॉइंट है, मैंने इसे स्टामा कर दिया है। Compared to many other organisms, bacteria as a group shows the most extensive metabolic diversity. ये दिखाता है most extensive metabolic diversity। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अकेला एक सेल का बना हुआ है ये। Some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substances। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया है वो कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं। और हेटेरोट्रॉफ में भी कैसे, तो सेप्रोफाइट है, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो ध्यान रखिएगा, जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है वो हेटेरोट्रॉफ हैं। हालांकि हेटेरोट्रॉफ में तो आता है सेप्रोफाइट भी, पैरासाइट भी, सिम्बायोंट भी, सब आते हैं। तो मोस्ट ऑफ कैसे हैं, दे आर सेप्रोफाइट। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट, ये भी आप ध्यान रखिए तो बेहतर है। जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो हो सकते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो। ये सब क्या है भी समझाऊंगा। यानी जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। जो ऑटोट्रॉफिक है वो फोटो ऑटोट्रॉफिक भी है और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी है। जो हेटेरोट्रॉफिक है वो पैरासिटिक भी है, सिम्बायोटिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है। तरह तरह के आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे बैक्टीरिया। यहां एक फ्लो चार्ट है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, तो अगर उसका एनर्जी सोर्स लाइट है, यानी अगर वो लाइट का यूटिलाइजेशन करते हुए अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है, तो उसे क्या कह देंगे आप, फोटोट्रॉफ कह देंगे। यानी एक ऐसा मोड ऑफ नरिशमेंट ट्रॉफी जिसमें लाइट की जरूरत पड़ती हो, उसे कह देंगे आप फोटोट्रॉफिक मोड। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट को यूज करता है एज एनर्जी सोर्स, उसे कह देंगे आप फोटोट्रॉफ। अब जो फोटोट्रॉफ हैं वो भी दो तरह के हैं, एक वो जिनका कार्बन सोर्स CO2 है और एक वो जिनका कार्बन सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, राइट। अब ये जिनका
कार्बन सोर्स CO2 है उन्हें क्या कहते हैं आप? फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फोटोट्रॉफ तो पहले से ही था ना, अब अगर वो CO2 का यूटिलाइजेशन करते हुए, लाइट का यूटिलाइजेशन करते हुए खाना बना रहा तो उसे कह देंगे आप फोटो ऑटोट्रॉफ। इधर आइए, वैसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइट को यूटिलाइज कर रहा है लेकिन CO2 को नहीं यूज कर रहा है, वो डायरेक्टली कहीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले रहा है, उसे क्या कहते हैं आप? उसे कहते हैं फोटो हेट्रोट्रॉफ। याद रखिएगा, एक फोटो ऑटोट्रॉफ बोला है मैंने, एक फोटो हेट्रोट्रॉफ बोला है मैंने। अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ है वो भी दो तरह का दिख रहा है। एक वो जो वाटर को यूज करता है प्रोड्यूस CO2, और एक वो जो कि वाटर को यूटिलाइज नहीं करता है। आप चूंकि टारगेट के स्टूडेंट्स हैं, आपने था बहुत पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद कराऊं कि जब आप पढ़ते थे फोटोसिंथेसिस तो वहां आपने पढ़ा है ऐसे कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उस पर लाइट पड़ता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। संदीप जी, तो आपने ये पढ़ा है कि जो लाइट है जब वो पड़ता है किसी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है जिससे कि ATP वगैरह बन जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा था ये दो तरह का था, एक था साइक्लिक और एक था नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या था? जो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट से निकला है वो वापस उसके पास चला आया, और एक होता है नॉन साइक्लिक ATS जिसे आप कहते हैं जेड स्कीम, जहां पे इलेक्ट्रॉन वापस आया ही नहीं। इसी कारण से जो पिगमेंट का इलेक्ट्रॉन निकला वो तो आया नहीं वापस, तो ऐसे में अगर बार बार लाइट पड़ता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे क्लोरोफिल के, तो फिर क्लोरोफिल तो बेकार हो जाएगा ऐसे में। इसलिए वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन निकला था पिगमेंट से वो इलेक्ट्रॉन वाटर दे देता है पिगमेंट को। यानी वाटर होता है ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल उससे रिलीज होता है और वो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट को मिल जाता है, यानी पिगमेंट हो जाता है फिर नॉर्मल। तो वाटर होता है इलेक्ट्रॉन डोनर इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, है ना, ऐसा पढ़े हैं आप। वही यहां पे लिखा हुआ है कि अब वो वाटर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वाटर यूज कर रहा है तो आप उसे कहेंगे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, और अगर वाटर यूज नहीं कर रहा है यानी O2 रिलीज नहीं होगा फिर तो उसे कहते हैं आप इनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है वो कहां होता है? ये प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है, और बहुत तगड़ा है ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, यानी यहां पे H2O यूज होता है। ये बहुत अपने आप में यूनिक और इंपॉर्टेंट है कि बाकी सारे जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उनमें O2 रिलीज नहीं होता है, उनमें H2O एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज नहीं होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में यानी BGA में होता है। जो बाकी सारे बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं? दे आर इनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दो तरह का है, देखें आप यहां पे, एक होता है ग्रीन बैक्टीरिया और एक होता है पर्पल बैक्टीरिया। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं पिगमेंट का नाम। जो ग्रीन बैक्टीरिया है उसमें पिगमेंट कौन सा मिलता है? यहां मिलता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। पिगमेंट का नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या फिर इसी का एक और नाम है और वो है बैक्टीरियो परप्यूरिन। तो ये पिगमेंट मिलता है कहां पे आपको? ग्रीन के अंदर। जो पर्पल बैक्टीरिया है इसमें कौन सा मिलता है? इसमें मिलता है आपको क्लोरोबियम क्लोरोफिल। मैंने शॉर्ट में CHL लिख के छोड़ दिया है। या फिर दूसरी का एक और नाम है एंड दैट इज बैक्टीरियो विरिडीन इसका नाम है। अब अगर आपको इंटरेस्ट हो इनके एग्जाम्पल्स में भी तो मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूं। जो ग्रीन बैक्टीरिया है इसका एग्जाम्पल है आपके पास थायोस्पिरिलम। देन इसका एग्जाम्पल आपके पास एक और है, दैट इज क्रोमेटियम। वहीं अगर आपको इसके एग्जाम्पल में इंटरेस्ट है तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एंड दैट इज क्लोरोबियम। तो ये सब ग्रीन या फिर पर्पल बैक्टीरिया हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे इधर आइएगा आप, तो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया है या फिर पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा,
ये जो लिखा है ग्रीन बैक्टीरिया, इसे आप ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। जो लिखा है पर्पल बैक्टीरिया, इसका नाम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। वैसे ही फोटो हेटेरोट्रॉफ में दो हैं, वहां था ग्रीन सल्फर, ये है ग्रीन नॉन सल्फर। वहां था पर्पल सल्फर, यहां है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। यहां मैं आपको एग्जाम्पल जरूर दे देता हूं इनके, कौन कौन से बैक्टीरिया इनके एग्जाम्पल्स में आएंगे। तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल है आपके पास क्लोरोनीमा, देन क्लोरोफ्लेक्सस, ये सब आपके पास एग्जाम्पल हो गए इसके। वैसे ही पर्पल सल्फर का एग्जाम्पल आपके पास मैं एक दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल है रोडोस्पिरिलम, एक साथ है रोडोस्पिरिलम, ये है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब दूसरा है, इस तरफ आइए, जो लाइट नहीं, इस बार केमिकल रिएक्शन को यूटिलाइज करता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, तो उसे क्या कह देंगे आप? कीमोट्रॉफ कह देंगे। अब ये कीमोट्रॉफ दो तरह के हैं, एक जिनका कार्बन सोर्स CO2 है और एक जिनका कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जिनका कार्बन सोर्स CO2 है, यानी जरा समझिएगा अच्छे से, जहां आप कहते थे फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड, उसमें क्या हो रहा था? लाइट के कारण क्लोरोफिल का एक्साइटेशन हो रहा था और अल्टीमेटली वहां से एनर्जी मिल रहा था। उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए CO2 का हो रहा था रिडक्शन। जबकि यहां पे क्या कह रहे हैं आप? यहां लाइट का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहां किसी केमिकल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा, उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगा और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हुए CO2 से ग्लूकोज बनेगा। तो जैसे यहां CO2 से खाना बनाने के लिए लाइट यूज हो रहा था, यहां पे CO2 से खाना बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है? केमिकल रिएक्शन यूज हो रहा है। तो आपने कहा दिस इज कीमो ऑटोट्रॉफ। वही दूसरा है कीमो हेटेरोट्रॉफ, जो कि डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड को खा लेगा कोई, जैसे कि होलोजोइक मोड है, जैसे हम और आप करते हैं। तो ये भी क्या है? अपने आप में हम लोग जो करते हैं वो कीमो हेटेरोट्रॉफ है। और जो बैक्टीरिया है वो दिखाता है कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड भी, जहां वो कई सारे अलग अलग केमिकल को ऑक्सीडाइज करता है, उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होता है, जैसे कि होता था लाइट रिएक्शन में, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए CO2 से खाना बनाया जाता है। हम लोगों में खाना बनता नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड को खा लेते हैं, जबकि यहां पे CO2 से खाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो एनर्जी है CO2 रिडक्शन के लिए वो लाइट से नहीं, केमिकल रिएक्शन से आता है। इस नाम हो गया ऐसा कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड। अब जो कीमो ऑटोट्रॉफिक है, जो कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी बात करेंगे डिटेल में अभी थोड़ी देर में हम लोग। हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, या फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, वो सब यहां पे आने वाले हैं। जरा चलिए आगे। लिखा है कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और यूटिलाइज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, देखा हमने अभी भी। और जो फोटोसिंथेसिस है मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में एक्सेप्ट BGA, वो कैसा है? इनऑक्सीजेनिक टाइप में। यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट था ये, एक्सेप्ट BGA। पूरे के पूरे बैक्टीरिया में O2 रिलीज नहीं होता है, बस BGA को छोड़ दे तो। अब जब ये लाइट रिएक्शन होता है बैक्टीरिया वाला, तो वहां ATP और NADH प्लस H+ बनता है, जिसे आप NADH2 भी कहीं लिखा हुआ आप देखेंगे। तो जैसे प्लांट में ATP और NADPH2 बनता है, जैसे प्लांट में ATP और NADPH2 बनता है, बैक्टीरिया में ATP और NADH2 बनता है। ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक हो जाता है कि बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे NADPH2 नहीं, NADH2 बनता है और O2 रिलीज नहीं होता है, क्योंकि वाटर इज नॉट बीइंग यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर। देन आगे आइए, लिखा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, और उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उससे वो ATP सिंथेसाइज करते हैं। जहां फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड में लाइट के चलते ATP बन रहा था, यहां कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड में केमिकल रिएक्शन के चलते ATP बनेगा, इसलिए इसका नाम है कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड।
अब जरा देखिएगा, जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उसके मैं कई सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको। जैसे जैसे होते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है। ध्यान रखिएगा, जहां भी कीमो सिंथेसिस होता है यानी कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड मिलेगा, वहां हमेशा केमिकल का ऑक्सीडेशन ही होता है, रिडक्शन नहीं, हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। वैसे ही और कौन है, तो और है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया क्या करेगा, आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, ये Fe प्लस प्लस को Fe प्लस 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 यानी Fe+3 में कन्वर्ट किया, ऑक्सीडेशन हुआ, तो उसे कह देंगे अब आयरन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं मैं, तो एग्जाम्पल भी ले लीजिए आप, याद रहे तो बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल ऑफ दिस आयरन बैक्टीरिया विल बी लेप्टोथ्रिक्स, इसका एग्जाम्पल है आपके पास लेप्टोथ्रिक्स, और एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस। ये आप एग्जाम्पल याद रखें तो बेहतर है। वैसे ही तीसरा मैं आपको बता रहा हूं वो है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, अब जो सल्फर बैक्टीरिया है वो भी दो तरह का होता है, एक वो जो एलिमेंटल सल्फर को ऑक्सीडाइज करे और एक वो जो मॉलिक्यूलर सल्फर को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडेशन ही तो होना है, लेकिन किसका, अगर एलिमेंटल सल्फर का होता है या फिर मॉलिक्यूलर सल्फर का होता है, दोनों सिचुएशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ये एलिमेंटल सल्फर को ऑक्सीडाइज करने वाले कौन से बैक्टीरिया हैं, तो वो है आपके पास थायोबैसिलस, एक साथ में लिख रहा हूं पूरा नाम, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, है ना, पूरा में बाइनोमियल नेम लिखा है मैंने यहां पे। वैसे ही जो मॉलिक्यूलर सल्फर को यूटिलाइज करता है उसका एग्जांपल है आपके पास बेगिएटोआ। बेगिएटोआ जो बैक्टीरिया है वो मॉलिक्यूलर सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है। वैसे ही एक और आखिरी में एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, इससे अच्छा नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं। वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करता है, तो जरा देखिएगा अच्छे से, ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा NO2- में, फिर इससे बनेगा NO3-। आप देख पा रहे होंगे कि अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन ही तो है। अब ये जो अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्जन है, ऑक्सीडेशन है, इससे एनर्जी कौन ऑप्ट करता है, तो नाइट्रोसोमोनास करता है, नाइट्रोसोमोनास। और वैसे ही नाइट्राइट से नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन करके कौन एनर्जी ऑप्ट करता है, तो वो है नाइट्रोबैक्टर। हालांकि और भी एग्जांपल लेना चाहें आप तो एग्जांपल मैं एक और दे देता हूं, नाइट्रोकोकस। और वैसे ही यहां मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, नाइट्रोसिस्टिस। तो ये हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके ऑप्टेन करते हैं एनर्जी और फिर फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो ये भी अपने आप में कीमो ऑप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गए। वैसे ही एक मैं बता रहा हूं आपको, मिथेनोमोनस बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मिथेनोजेंस होते हैं जो मिथेन बनाते हैं, ये मिथेनोमोनस बैक्टीरिया हैं जो मिथेन को यूटिलाइज करते हैं। जरा देखिए यहां पे मिथेन रहा, ये इसका हुआ ऑक्सीडेशन तो अल्टीमेटली बना CO2 और H2O। तो ये यहां भी किसी केमिकल का ऑक्सीडेशन ही हुआ है, लेकिन इस बार ऑर्गेनिक है। यहां पे या फिर पहले वाला कंडीशन में क्या था, इनऑर्गेनिक स्पीसीज थे। तो ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं आपके पास, अलग अलग एग्जांपल्स हैं आपके पास कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड के, जहां आपको ध्यान रखना है हमेशा
इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन ही होता है, रिडक्शन नहीं होता है। और चूंकि इस बार ये अलग अलग मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए लिखा है दे प्ले अ ग्रेट रोल, इंपॉर्टेंट है, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इन सब का रिसाइकलिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं अबाउट हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट एबंडेंट हैं, है ना। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे हैं? दे आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, और उनमें मोस्ट ऑफ कैसे हैं? डिकम्पोजर हैं, यानी सेप्रोफाइट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर हेटेरोट्रॉफ, लेकिन हेटेरोट्रॉफ मोस्टली कैसे? सेप्रोफाइट हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार इसे सेप्रोफाइट कहते हैं, कई बार इसे सेप्रोब कहते हैं, कई बार इसे ऑस्मोट्रॉफ कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, सब एक ही चीज है। ऑस्मोट्रॉफ कह ले या फिर सेप्रोब कह ले, सेप्रोफाइट कह ले, डिकम्पोजर कह ले, एक ही चीज है। देन मेनी ऑफ them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk. We are talking about heterotrophic bacteria. वैसे ही एंटीबायोटिक प्रोडक्शन भी करते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वैसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं लेग्यूम के रूट्स के अंदर। कौन है ये? तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम ही तो है जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं जो ह्यूमंस को या फिर प्लांट को या फिर एनिमल्स को डिजीज कॉज कराते हैं। जैसे कोलेरा जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, टाइफाइड इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, टिटनस विच अकर्स इन ह्यूमंस, ये तीनों क्या हैं? ह्यूमंस के हैं, ये सब हैं बैक्टीरियल डिजीजेज। वैसे ही सिट्रस कैंकर, दिस इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। नाम क्या है उसका? नाम है ज़ैंथोमोनस, ज़ैंथोमोनस सिट्री। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कोलरा का नाम नहीं लिखा हूं मैं, लिख रहा हूं मैं, क्योंकि उम्मीद करता हूं आपको पता है पहले से ही, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। वैसे कोलरा इज बिकॉज ऑफ विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड इज बिकॉज ऑफ सल्मोनेला टाइफी, टिटेनस इज बिकॉज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए था, नहीं था तो मैंने बोल दिया है, लिख नहीं रहा हूं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। ये प्लांट का है और ये एनिमल्स का यानी ह्यूमंस के अंदर होने वाले डिजीजेज हैं। स्वाति कह रही है सर मिथेनोमोनस के ऊपर में जो बैक्टीरिया है उसका फंक्शन को अगेन रिपीट करना है। तो फंक्शन तो ऐसा हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी। नाइट्रिफिकेशन क्या है हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन तब आएगा। अभी बस इतना मैंने कहा है कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है, पहले बनाता है नाइट्राइट और फिर उसे बनाता है नाइट्रेट। तो अमोनिया से जब नाइट्राइट बना तो ये भी ऑक्सीडेशन है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बना ये भी अपने आप में ऑक्सीडेशन है। जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एटीपी बना लेता है बैक्टीरिया, और फिर उस एटीपी को यूटिलाइज करते हुए वो खाना बना लेता है CO2 से, है ना। तो ये कीमो और ट्रॉफिक मोड का अपने आप में एग्जांपल हुआ। कौन बैक्टीरिया ये काम कर लेता है? कौन अमोनिया से बनाता है नाइट्रेट, सॉरी कौन बनाता है अमोनिया से नाइट्राइट और उससे फिर खाना बना लेता है? तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। वैसे ही नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस जो बैक्टीरिया है ये नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट में। इस ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एटीपी बना लेते हैं, और फिर उस एटीपी से वो खाना बना लेते हैं, CO2 से को रिड्यूस करते हुए खाना बना लेते हैं। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर मिथेनोमोनस बैक्टीरिया या फिर हाइड्रोजन बैक्टीरिया या फिर सल्फर बैक्टीरिया या फिर आयरन बैक्टीरिया, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। चलिए, तो यहां टिटेनस का नाम कौन है वो बैक्टीरिया, तो नाम लिखना था मुझे। नेमत का कहना है सर नाम लिख दीजिए, लिख दे रहा हूं मैं। दिस इज बिकॉज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, मैं इनका भी बोल दे रहा हूं एक बार फिर से। दिस इज बिकॉज ऑफ सल्मोनेला टाइफी, दिस इज बिकॉज ऑफ विब्रियो कोलेरी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करनी है अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूं, अगर आपको कुछ पूछने का है तो पूछ लीजिए।
स्वाति को कोई डाउट नहीं है? बाकी लोगों को कोई डाउट है क्या? चलिए, स्वाति के अलावा बाकी लोगों को ना कोई डाउट है और ना कुछ समझ में आया है। दे आर न्यूट्रल, दे आर सिटिंग जस्ट आइडल, बस वो कान में हेडफोन डाल करके सुन रहे हैं, लगता है सुन भी नहीं रहे, बस टाइम लगता है, टाइम खपा रहे हैं ऐसे ही, है ना। ना डाउट है और ना क्लियर है, स्वाति के अलावा बाकी किसी बच्चे को। चलिए आगे बात करते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल मोड से भी होता है रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो किंगडम मोनेरा है इसमें आपको एसेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन होता हुआ भी दिखेगा और प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं ये भी देखने को मिलेगा। वही लिखा है कि जो बैक्टीरिया है इट रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय एसेक्सुअल मोड बट शोज सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन ऑल्सो। तो मेनली एसेक्सुअल मोड से ही होता है लेकिन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन से भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। यहां जो ट्रू टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटिक फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज यहां पे मिसिंग है। लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, यहां गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और यहां जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप कहते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कई अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे कि स्पोर बनते हैं, जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोर है या फिर ओइडिया है, कोनिडिया है या फिर एंडोस्पोर है। तो ये तरह तरह के स्पोर से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हालांकि मोस्ट कॉमन जो तरीका है रिप्रोडक्शन का, चाहे ओवरऑल बात करें या फिर एसेक्सुअल में बात करें, वो है बाइनरी फिजन। ध्यान रखिएगा, कोई पूछता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन तो आप कहेंगे बाइनरी फिजन, कोई कहता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भी आप कहेंगे बाइनरी फिजन ही। यानी जो एंटायर मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का, चाहे वो एसेक्सुअल मोड हो चाहे वो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन वाला तरीका हो, उन सब में सबसे कॉमनली होता हुआ कौन सा दिखता है आपको? बाइनरी फिजन ही दिखता है। अब ये बाइनरी फिजन क्या है जरा समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का और होता है कब? तो होता है जब कंडीशन होता है फेवरेबल। व्हेन आई से फेवरेबल कंडीशन चाहिए, मतलब क्या? तो यहां जो टेम्परेचर है दैट शुड बी ऑप्टिमम, जो पीएच चाहिए वो पीएच चाहिए, तभी ये बाइनरी फिजन दिखाएगा। तो टेम्परेचर हो चाहे पीएच हो चाहे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो, तो इस कॉन्टेक्स्ट में या फिर न्यूट्रिएंट हो, ये सब कुछ भरपूर हो या फिर जितना चाहिए उतना हो, तभी बाइनरी फिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा है बाइनरी फिजन सबसे कॉमन तरीका है, लेकिन होता है तब जब कंडीशन होता है फेवरेबल। फेवरेबल मतलब क्या? जो कंडीशन चाहिए बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने के लिए, बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर वो कंडीशन मिलेगा तभी बाइनरी फिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए, आप या फिर मम्मी जब दूध से दही बनाती हैं, जमाती हैं, तो क्या करती हैं? वो हल्के से गर्म दूध में डालती हैं जोरन, यानी पुराना वाला दही डालती हैं। अब ये कभी आपने सोचा कि थोड़ा सा गर्म ही में ही क्यों डालती हैं मम्मी? या फिर आप ही कभी मान लो किचन में काम करते हो तो हल्का जब गर्म होता है दूध तभी दही क्यों डालते हैं आप? अगर बहुत ठंडा हो गया है दूध तब डालेंगे तो क्या होगा? या फिर बहुत ज्यादा गर्म है दूध तो डालेंगे तो क्या होगा? कभी आप हिट एंड ट्रायल करना या फिर किए हो तो आपको खुद आइडिया लगेगा। अगर बहुत ठंडा दूध में डालोगे जोरन तो दही नहीं जमने वाला है, या फिर बहुत गर्म होगा डालोगे
दही, तो फिर भी दही नहीं जमेगा। और कारण क्या है? तो कारण यह है कि जब दूध से दही जम रहा है तो वहां जो बैक्टीरिया है, जिसे आप जानते हैं, नेमत कह रहा है लैब है, यानी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया है, जिसे आप शॉर्ट में लैब कहते हैं। वहां वो बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करता है बाय बाइनरी फिजन, है ना। अगर दूध से दही जम रहा है तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। आप जब जोरन डालते हैं, जिसे आप जोरन कहते हैं लैंग्वेज में, अपने लोकल लैंग्वेज में, तो जोरन में क्या है? दही है। दही में क्या है? वो बैक्टीरिया है। तो जैसे ही आप एक चम्मच या फिर आधा चम्मच डालते हैं जोरन को गर्म दूध में, तो जो गर्म दूध है दैट इज मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर बाइनरी फिजन इन दैट लैब बैक्टीरिया। अगर ठंडा होगा तो भी वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करेगा, गर्म होगा तो बेचारा बैक्टीरिया सारा जल भुन जाएगा, फालतू में आपको बददुआ भी देगा, जला के मार दिया उसको तुम। तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर शुड बी देयर, देन ओनली दैट लैब विल स्टार्ट टू शो बाइनरी फिजन, है ना। तो मैंने ये समझाना चाहा कि कैसे फेवरेबल कंडीशन चाहिए फॉर बाइनरी फिजन। मैंने वही बोला है कि जब कंडीशन फेवरेबल होगा तभी हो पाएगा बाइनरी फिजन, अदरवाइज नहीं होगा। Then mature bacterial cell divides amitotically forming two equal sized daughter cells। जब बाइनरी फिजन होता है तो सेल डिवीजन कैसा होता है? एमाइटोसिस होता है। ध्यान रखिएगा, माइटोसिस नहीं, बैक्टीरिया में तो माइटोसिस होता ही नहीं है, वहां पे कैसा होता है? एमाइटोसिस होता है। And because of that amitosis, that mother bacteria which was large in size divides to form two daughter bacteria of smaller size but of same size। दोनों डॉटर सेल्स जो बने हैं वो साइज में तो छोटे होंगे पेरेंट से, लेकिन दोनों आपस में एक ही साइज के होते हैं, तभी तो उसका नाम है बाइनरी फिजन। अब आप अगर ग्रोथ कर्व देखेंगे तो कैसा होता है? एस शेप्ड ग्रोथ कर्व यानी सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। जैसे अगर मैं ग्रोथ कर्व प्लॉट कर रहा हूं, यहां मैं रख रहा हूं ग्रोथ को और यहां रख रहा हूं मैं टाइम को, तो वी विल गेट अ एस शेप्ड कर्व लाइक दिस। ऐसा आपको कर्व देखने को मिलेगा, जिसमें ध्यान दीजिएगा ये जो यहां से यहां का फेज है जिसमें आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन ये कहलाता है लैग फेज। यहां पे ग्रोथ तो है लेकिन स्लो है। देन यहां से यहां ये क्या है? दिस इज लॉग फेज, जिसे आप कहते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। और ये जो है इधर ये है स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी फेज, राइट। तो अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है भाई? तो ऐसा इसलिए है कि जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने डाला था 4 बैक्टीरिया डाले थे आप, है ना, इनोकुलम में 4 था, तो यूनिट टाइम में जो भी उसका डबलिंग टाइम रहा होगा उसमें 4 से 8 होगा, 8 से कितना होगा? डबल 16, 16 से कितना हुआ? 32। तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में रेट ऑफ ग्रोथ है वो ग्रोथ तो है लेकिन स्लो है। यूनिट टाइम समय कितना बढ़ा? यहाँ पे 4 से 4 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 8 से 16 हुआ, नहीं 8 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पे 16 का इंक्रीमेट हुआ। लेकिन ऐसे ही अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे काफी समय बाद, जब ये 1 लाख हो जाएगा, इट विल बी 1 लाख, तो उतने ही समय में 1 से क्या होगा? ये 2 लाख हो जाएगा ना। तो आप देख रहे हैं उतने ही समय में पहले 4 से सिर्फ 8 ही हो पाए, सिर्फ 4 का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन उतने ही समय में बहुत देर बाद 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख से फिर सीधे 4 लाख हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में तो ग्रोथ स्लो है लेकिन बाद में ग्रोथ फास्ट होने लगता है, इसे आप कहते हैं लॉग फेज। तो ऐसा सिचुएशन है। अब ये आपके मन में आ रहा हो कि ये आखिर लॉग फेज आया तो स्टेशनरी क्यों आ गया, वही क्यों नहीं कंटिन्यूअसली मिलता रहा? तो कारण ये है कि जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो शॉर्टेज ऑफ स्पेस हो रहा होगा। आप मान लो दूध से दही जमा रहे हैं तो बर्तन का एक वॉल्यूम है ना फिक्स, जगह कम पड़ रहा है, साथ में न्यूट्रिएंट भी कम पड़ रहा है, क्योंकि दूध को खा खा के तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूध का तो वॉल्यूम फिक्स होगा ना, चाहे आप बना रहे होंगे 1 लीटर में या फिर बना रहे हो 10 लीटर में, वॉल्यूम तो फिक्स ही हो गया। वो वैसे ही जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है तो वहां पे बैक्टीरियोफेज का डेवलपमेंट होने लगता है, यानी वायरस का, साथ में वेस्ट का भी तो एक्युमुलेशन हो रहा है। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो वेस्ट भी तो जमा होगा वहां पे,
तो इन सभी कारणों से ये लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाता है, वो स्टेशनरी फेज में पहुंच जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जब बाइनरी फिजन हो रहा होता है तो ऑब्वियसली डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा। अब डीएनए का रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये आपने पढ़ा था 12th में, हम लोग भी पढ़ेंगे 12th वाले चैप्टर में ही। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा इतना कि जो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन है उसे आप कहते हैं केन्स डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर कहते हैं केन्स थीटा रेप्लिकेशन। सिंबल यहां पे आता है थीटा, सिंबल ढूंढने में मुझे दिक्कत हो रही तो मैंने थीटा लिख दिया है। तो बैक्टीरियल डीएनए का थीटा जैसा शेप बनता है। जो ऐसा डीएनए है ना, सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया का, वो नियरली ऐसा दिखता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, थीटा जैसा, तो नाम हो गया इसका थीटा रेप्लिकेशन मॉडल। जिसे एक्सप्लेन किसने किया था, केन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए नाम हो गया इसका केन्स थीटा रेप्लिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग ए माइटोसिस, ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स बाय थीटा रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। थीटा रेप्लिकेशन मैकेनिज्म से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये था बाइनरी फ्यूजन, जो कि मोस्ट कॉमन था, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट बाइनरी फ्यूजन। आगे बढ़िए तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज दिस एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जरा ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे बाइनरी फ्यूजन होता है फेवरेबल कंडीशन में, ये होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। कब होता है ये? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर से रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर। ये जो एंडोस्पोर है, जरा समझिएगा क्या है आखिर। जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है, यानी बाहर में पानी की कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, या फिर कंडीशन अनफेवरेबल है, तो जो बैक्टीरिया है वो अपने बाहर कई सारा लेयर वाला स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे देखें आप यहां पे, जो बैक्टीरिया था उसमें कई सारे लेयर बने हुए हैं। आप देखें तो सबसे बाहर में एक लेयर है, नाम है उसका एक्सोस्पोरियम। आप देख पा रहे होंगे सबसे बाहर में एक लेयर दिख रहा है, नाम क्या है इसका? एक्सोस्पोरियम है। आप उससे अंदर चल रहे हैं तो एक और लेयर है स्पोर कोट। आप उससे और अंदर जा रहे हैं तो आपको मिल रहा है कॉर्टेक्स। आप उससे और अंदर जा रहे हैं तो मिल रहा है आपको कोर वॉल। तो ये 4 एडिशनल लेयर मिल जाते हैं। और ये तो सेल मेम्ब्रेन रहा ही सबसे अंदर में। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर आप देख पा रहे हैं कोर वॉल है, उसके बाहर कॉर्टेक्स है, उसके बाहर स्पोर कोट है, उसके बाहर एक्सोस्पोरियम है। ये इतना मोटा सा लेयर बन गया है, 4 बन गया है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें से जो कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको, दिस कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। जरा देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंडोस्पोर है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है, यानी बहुत टफ होता है। ये इतना टफ होता है कि आप इसे पेस्चराइज भी कर दें तो भी नहीं मरता है। पेस्चराइजेशन तो आप जानते होंगे ना, जो भी लिक्विड मटेरियल हुआ करता है, अगर उसको स्टरलाइज करना है यानी उसे माइक्रो फ्री करना है तो आप पेस्चराइजेशन करते हैं। जैसे कि आप जब खरीदते हैं पॉकेट वाला दूध खरीदते हैं आप, सुधा का, या फिर डेयरी वाला जो दूध खरीदते हैं आप, तो वो जो पैकेट वाला दूध है सुधा वाला या फिर जो भी आप खरीदते हैं लोकल मार्केट में, तो उस पर लिखा होता है हिंदी में पाश्चुरीकृत, या फिर इंग्लिश में लिखा होता है पेस्चराइज्ड। तो ये पेस्चराइजेशन एक टेक्निक है जिससे कि आप लिक्विड मटेरियल को स्टरलाइज करते हैं, माइक्रो फ्री बनाते हैं, राइट। अब ये एंडोस्पोर इतना नॉटी है, इतना शरारती है कि पेस्चराइज करने के बाद भी ये मरता नहीं है। लिखा है रिमेन्स अनहार्म्ड ड्यूरिंग पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन बहुत ही एफिशिएंट तरीका है स्टरलाइज करने का, लेकिन उससे भी ये मरता नहीं है। ये कहां मिलता है? तो इट्स नॉट कि हर बैक्टीरिया के अंदर ये बनता है। बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम में आपको फ्रीक्वेंटली एंडोस्पोर बनता हुआ दिखता है, जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट नेचर का होता है। यह पेस्चराइज करने के बाद भी मरता नहीं है। और
और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होता है वैसे ही देखो जरा यहां पे आप, ये जो बाहर का जो वॉल है वो रप्चर कर जाता है और इसमें से जो अंदर में एक छुपा हुआ बैक्टीरिया बैठा हुआ था वो बाहर निकलता है और वो फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो एंडोस्पोर है इससे रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं, है ना? सही बात है, नहीं हुआ रिप्रोडक्शन, बट स्टिल इसे आप काउंट करते हैं रिप्रोडक्शन में। लेकिन ये एक्चुअली मेथड किसका है? दिस इज एक्चुअली अ मेथड ऑफ पेरिनेशन। रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर क्यों पढ़ना बताऊंगा अभी, लेकिन एक्चुअली ये मेथड है पेरिनेशन का। पेरिनेशन क्या होता है? तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी कैसे बच के रह लेना है, बच जाना है, वही पेरिनेशन है। पेरिनेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ एंड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, है ना? जैसे आप पढ़ते हैं जियोलॉजी में, कोई हाइबरनेशन करता है, कोई एस्टिवेशन करता है, तो वो सब क्या है? अपने आप में तरीका है पेरिनेशन का, खुद को बचाने का तरीका है अनफेवरेबल कंडीशन में। वैसे ही जो एंडोस्पोर है वो एक्चुअली पेरिनेशन का तरीका है, क्योंकि जब कंडीशन अनफेवरेबल था तो ये अपने बाहर में लेयर बना बना के ये इंश्योर कर दे कि भाई हम जिंदा रह लेंगे, कंडीशन अनफेवरेबल है तो भी जिंदा रह लेंगे। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हुआ तो अपने वॉल को उसने रप्चर किया और बैक्टीरिया बाहर आ गया। तो यहां एक से दो तो बना नहीं है बैक्टीरिया, लेकिन फिर भी आप इसे कह रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया तो मर ही जाता ना। अगर एंडोस्पोर नहीं बनता, ये जो स्पोर बना है नहीं बनता, तो क्या बैक्टीरिया बचता? नहीं, मर जाता। तो बाई एंडोस्पोर फॉर्मेशन एक बैक्टीरिया को नया लाइफ मिल गया, और क्या, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये रिप्रोडक्शन है। लेकिन एक्चुअली ये क्या है? पेरिनेशन का तरीका है। बहुत तगड़ा पॉइंट ये था कि जो एंटी कोआगुलेंट नेचर है, जो रेजिस्टेंट नेचर है एंडोस्पोर का, वो क्यों है? तो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड जो है, हालांकि इसमें म्यूरिन भी है, म्यूरिन भी होता है इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा जो एंटी कोआगुलेंट नेचर है दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट इन दैट कॉर्टेक्स। हालांकि मैंने कहा है कॉर्टेक्स में ये भी है, कॉर्टेक्स में ये भी है, लेकिन एंटी कोआगुलेंट नेचर इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। ठीक है, तो ये है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जो कि बैसिलस या फिर क्लोस्ट्रीडियम में आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसे आप बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आप इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहोगे। अब ये सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहा जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहा जा रहा है। क्यों? तो जरा याद कीजिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म था उसमें रिकॉम्बिनेशन तो होता था ना। गैमेटिक, जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो भी क्रॉसिंग ओवर हुआ, यानी रिकॉम्बिनेशन हुआ। जब गैमेट का फ्यूजन हुआ तो भी रिकॉम्बिनेशन हो गया, है ना। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चन है, स्वाति का क्वेश्चन है, सर बट म्यूरिन इज फाउंड इन सेल वॉल, सो कैन वी से सेल वॉल ट्रांसफॉर्म्स टू कॉर्टेक्स? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, सेल वॉल ट्रांसफॉर्म्स टू कॉर्टेक्स। चलिए इधर आइए, तो मैंने कहा कि जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हो आप? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे रिकॉम्बिनेशन होता है वैसे ही यहां भी रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, वैसा यहां पे नहीं होता है। इसीलिए आप इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह यह रिकॉम्बिनेशन होगा, लेकिन अनलाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटिक फ्यूजन, जाइगोट का फॉर्मेशन विल बी एब्सेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है या फिर प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, जीन्स का कॉम्बिनेशन चेंज होने वाला है, देखेंगे हम लोग अभी, लेकिन गैमेटिक फ्यूजन नहीं, सिंगेमी नहीं और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। अब ये तीन तरीकों से होता है, एक है ट्रांसफॉर्मेशन, एक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे आपने 12th में भी पढ़ा है।
आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो दिस इज सिंपली एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रॉम सोल्यूशन बाय अ सुटेबल होस्ट। अगर मान लीजिए मैंने कहा ये एक कोनिकल फ्लास्क है, इसमें रखा हुआ ये एक बैक्टीरिया है और जो बाहर में सोल्यूशन पड़ा है उसमें एक डीएनए है। तो अगर ये बैक्टीरिया, ये क्या है? दिस इज बैक्टीरिया, और बाहर में क्या है? ये दिस इज फॉरेन डीएनए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट मतलब क्या? कॉम्पिटेंस मतलब एबिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया टू रेडिली एब्जॉर्ब फॉरेन डीएनए फ्रॉम सोल्यूशन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप सभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप में से कोई होगा या फिर कोई होगी जो ज्यादा समझ रहा होगा, ज्यादा समझ रही होगी एज कंपेयर टू बाकी बच्चे। तो समझ सारे लोग रहे हैं, लेकिन कोई कम कोई ज्यादा समझ रहा है, उसे मैं कहूंगा वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है ना? जो थोड़ा कम समझ रहा है उसे कहूंगा मैं थोड़ा कम कॉम्पिटेंट है। वैसे ही वो बैक्टीरिया जो बड़े रेडिली बाहर के डीएनए को एब्जॉर्व कर ले, ठीक वैसे से जो आप में से जो बहुत आसानी से समझ ले रहे हैं मेरी बातों को, तो वो जो कि बाहर के डीएनए को बड़े आराम से एब्जॉर्व कर ले वो कॉम्पिटेंट कहलाएगा, और जो रेडिली एब्जॉर्व ना कर सके उसे कहेंगे नॉन कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है। राइट? तो आइए यहां पे मैंने कहा है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फेनोमेनन ऑफ सिंपली एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रॉम सोल्यूशन बाय अ सुटेबल यानी कॉम्पिटेंट होस्ट। यही लिखा है कि कॉम्पिटेंसी क्या है? दिस इज एबिलिटी टू रेडिली पिक अप डीएनए फ्रॉम सोल्यूशन एंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय CaCl2 ट्रीटमेंट। ये क्या बोल दिया? ये बोला है बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाला एक टर्म कॉम्पिटेंट वेक्टर। हां बिल्कुल सही बात है, आपने कॉम्पिटेंसी वहां भी सुना होगा। अब ये बायोटेक्नोलॉजी में कई बार मोस्ट ऑफ टाइम आपको बाहर के डीएनए को एब्जॉर्व करना पड़ता है ना? जब आप पढ़े थे वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी में, तो बाहर में जो डीएनए है उसको आप बैक्टीरिया के अंदर या फिर ईस्ट के अंदर इंसर्ट करते थे, है ना? जैसे आप इंसुलिन बनाए या फिर जो भी आप पढ़ते बायोटेक में, बाहर के डीएनए को इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये जो इंसर्शन है ये बड़े आराम से हो जाए, यानी कॉम्पिटेंसी को आप बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं। उसका एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है। पूरा प्रोटोकॉल तो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, बस मैंने सिंपली लिखा है जो आपको काम आ जाएगा कि अगर किसी बैक्टीरिया को हम लोग कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट कर देते हैं तो उसका जो कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ जाता है। हालांकि मैं जितना आसानी से कह दिया उतना ही ये मुश्किल है, आप भगवान अगर आपको करना पड़े, लेकिन अगर आप पीजी वगैरह करेंगे, एमएससी वगैरह करेंगे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में, तो आपको ये सब करना होगा। अभी जो आप पढ़ते हैं वो सब पीजी में आप करेंगे, लेकिन पीजी डॉक्टर वाला पीजी नहीं। आई विश कि किसी को ये सब नहीं करना पड़े, आप सब अपना डॉक्टरी वाला ही काम करें। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं किसी बैक्टीरिया को तो उसका जो कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ जाता है। वही लिखा है कि CaCl2 ट्रीटमेंट से कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया जा सकता है। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। और एक्सपेरिमेंट क्या था आपने 12th में पढ़ा है, अभी एक बार फिर से 11th में पढ़ लीजिए, फिर 12th में फिर से पढ़ाऊंगा। ग्रिफिथ नाम है साइंटिस्ट का। इन्होंने ग्रिफिथ जो है नाम है साइंटिस्ट का, और इन्होंने काम किया है बैक्टीरिया पे। कौन सा बैक्टीरिया? तो नाम है उसका डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये नाम है इस बैक्टीरिया का, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अब ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है ये निमोनिया कॉज करता है, और इसके दो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। एक है R2 स्ट्रेन और एक है S3 स्ट्रेन। R2 स्ट्रेन एंड S3 स्ट्रेन। जैसे आप बोलते हैं कि
किसी स्पीसीज के अंदर कई सारे सब स्पीसीज या फिर वेराइटी होते हैं, वैसे ही माइक्रोब्स में स्ट्रेन कहा जाता है। वहां वेराइटी या फिर सब स्पीसीज नहीं कहते हो, आप स्ट्रेन कहते हो। तो इस बैक्टीरिया के दो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, एक R2 स्ट्रेन है और एक है H3 स्ट्रेन। R2 में R स्टैंड्स फॉर रफ। ये बैक्टीरिया बाहर से कैसा होता है, इसका टेक्सचर रफ होता है। और रफ क्यों होता है एक्चुअली, तो इनमें कैप्सूल होता है, यानी दे आर कैप्सुलेटेड। इनमें कैप्सूल आपको देखने को मिलता है, कैप्सूल के कारण ही ये रफ है बाहर से। और कैप्सूल से याद कीजिए आप, कैप्सूल का रोल क्या है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि वो वायरुलेंस नेचर देता है, यानी वो पैथोजेनिसिटी देता है, यानी ये वायरुलेंट होता है। दिस इज वायरुलेंट, यानी पैथोजेनिक हुआ करता है, निमोनिया कॉज करता है। जबकि जो S3 में S है, इट स्टैंड्स फॉर स्मूथ। ये बाहर से कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ क्यों है भाई, तो ये नॉन कैप्सुलेटेड है, यहां पे कैप्सूल देखने को नहीं मिलता है। और चूंकि कैप्सूल नहीं है तो ये कैसे हैं, दे आर नॉन पैथोजेनिक, दे आर नॉन वायरुलेंट इन नेचर, राइट। तो इस पे काम किया है ग्रिफिथ ने। और जरा ध्यान दीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर R2 को देखें तो ये निमोनिया कॉज करने वाला है, H3 को देखें तो निमोनिया कॉज करने वाला नहीं है। अब आइए इनके एक्सपेरिमेंट पे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्मूथ को यानी वायरुलेंट को, यानी जो S3 है, S3, एक मिनट, कुछ मिक्सअप किया है मैंने। मिक्सअप हुआ यहां पे। चलिए वापस आते हैं यहां पे। मैंने कहा कि जो R2 में R है, ये R स्टैंड्स फॉर रफ। और जो रफ है, ये एक्चुअली रफ क्यों है, क्योंकि यहां रफ क्यों है, क्योंकि ये नॉन कैप्सुलेटेड है। दिस इज रफ बिकॉज कैप्सूल इज एब्सेंट। और कैप्सूल नहीं है इसलिए कैसा है, ये नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरुलेंट है। पहले हम लोगों ने उल्टा लिखा था यहां पे। वैसे ही यहां ये स्मूथ है। क्यों स्मूथ है, क्योंकि यहां कैप्सूल प्रेजेंट है, और कैप्सूल है इसीलिए कैसा है, ये पैथोजेनिक नेचर का है। दिस इज ऑफ पैथोजेनिक नेचर। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो R2 है वो डिजीज कॉज नहीं करता है, और S3 जो है वो डिजीज कॉज करता है। अब आगे आइए, यहां लिखा है कि जो स्मूथ है, यानी जो S3 वाला है, जो कि वायरुलेंट है, उसे इंजेक्ट किया गया है माइस के अंदर। तो आपने देखा था थोड़े पहले S3 कैसा था, S3 इज वायरुलेंट, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है उसमें, इसीलिए चूहे का यहां पे डेथ हुआ। जो रफ स्ट्रेन है, यानी उसमें कैप्सूल नहीं था, नॉन वायरुलेंट था, उसे इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस जिंदा रहा, हंसता खेलता रहा, डेथ नहीं हुआ उसका। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, जो स्मूथ था, जो कि वायरुलेंट था, इसको उन्होंने हीट किल कर दिया। कैसा किया, हीट किल, यानी हाई टेम्परेचर पे उसे इनएक्टिव कर दिया ताकि वो मल्टीप्लाई ना कर सके। अब ऐसा करने से जब आपने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो चूहा को मर जाना चाहिए था, लेकिन इस बार हीट किल किया होने के चलते वो सरवाइव करता रहा। जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या किया है, जो हीट किल्ड है, जिसके कारण चूहा जिंदा रह रहा था, और जो R है यानी नॉन वायलेंट वाला रफ है, जिसे फिर चूहा सरवाइव कर रहा था, जब इन दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट किया तो चूहे का इस बार डेथ हो गया। इंडिविजुअली जो हीट किल्ड S3 था उसे डेथ नहीं हुआ था, इंडिविजुअली रफ वाले से डेथ नहीं हुआ था, लेकिन जब दोनों को साथ में इंजेक्ट किया तो चूहे का डेथ हुआ।
और यहां से कंक्लूजन ये निकाला ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन निकाला कि कोई तो ऐसा मटेरियल है जो कि मिलता है इस S3 के अंदर, जो ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है यहां रफ वाले को इनटू S3। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां समझिएगा अच्छे से, जब S3 अकेला डाला जा रहा है तो चूहे का डेथ हो रहा है, यानी वो डिजीज कॉज कर रहा है। R2 को अकेला किया जा रहा है तो डेथ नहीं हो रहा है। जब इसको हीट किल कर दिया तो भी डेथ नहीं हो रहा है। समझिएगा आखिर डेथ का कारण क्या है। अगर कोई बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करना है तो उसमें दो जरूरतें हैं। एक तो डिजीज कॉज करने वाला फैक्टर चाहिए उसके अंदर, वो प्रोटीन, वो डीएनए चाहिए जो डिजीज कॉज करता है, और दूसरा उसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो गंदा वाला पानीपुरी जो आप खाएं उसमें सिर्फ 4 ही बैक्टीरिया आपके गट के अंदर गया, मल्टीप्लाई ही नहीं कर पा रहा है, तो 4 से हो जाएगा क्या टाइफाइड? नहीं होगा ना, तो उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब यहां पे देखो अच्छे से कि जो S3 है उसके पास वो फैक्टर है ना, और वो मल्टीप्लाई भी कर पा रहा है, इसलिए चूहे का डेथ हुआ। यहां देखें R2 के पास ये तो नॉन वायलेंट है, वो फैक्टर ही नहीं है इसके पास, वो जीन ही नहीं है जो डिजीज कॉज करता है, यानी जो कैप्सूल बनाता है, इसलिए चूहे का डेथ नहीं हुआ। यहां देखें आप, हीट किल क्या हुआ? S3 है, यानी इस बार है उसका जेनेटिक मटेरियल इंटैक्ट, यानी डीएनए है, जीन है जो बनाता है कैप्सूल, जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने हीट किल कर दिया है ना। अब अगली बार जब आप हीट किल और R को साथ में रख रहे हैं तो R तो पहले से ही नॉन वायलेंट है, उसके पास वो फैक्टर नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर पा रहा है ना, इसके पास वो फैक्टर नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई कर पा रहा है। जबकि यहां पे देख रहे हैं आप, मल्टीप्लाई नहीं कर पा लेकिन फैक्टर तो है। अब यहां पे दोनों को साथ में रखने पे चूहे का डेथ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एक ही बचता है पॉसिबिलिटी, वो ये कि इसके अंदर का फैक्टर इसके अंदर आया हो, यानी हीट किल्ड S का फैक्टर चला गया हो R में, क्योंकि ये तो डिजीज कॉज नहीं कर सकता क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है ना, और ये भी नहीं कर सकता किसी में फैक्टर ही नहीं है। तो कंक्लूजन ये निकला कि कुछ तो मटेरियल है जो कि इस हीट किल्ड S स्ट्रेन से R2 में जा रहा है और R2 को S3 में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा, ग्रिफिथ ने यह कंफर्म नहीं करा कि आखिर क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, डीएनए या फिर प्रोटीन या फिर आरएनए, क्या है ना। बस उन्होंने कहा कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है R2 को इनटू S3। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंक्लूड करा मैककार्टी, मैकएवरी और मैकलियोड ने, जो आप पढ़ेंगे 12th में, जिन्होंने कंफर्म करा कि ग्रिफिथ ने जिस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस के बारे में बात करा था वो डीएनए था, न कि आरएनए, न कि प्रोटीन, है ना। तो कंफर्म किया उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का नेचर किसने? मैककार्टी, मैकलियोड एंड एवरी ने। लेकिन ग्रिफिथ ने यह बता दिया था कि हां कोई ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस होता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही नेक्स्ट है कंजुगेशन, जिसे बताया किसने? लैडरबर्ग एंड टैटम ने। किसमें? ई कोलाई में। इसमें होता क्या है तो जरा देखो अच्छे से। ये एक F पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसमें F प्लाज्मिड पड़ा हुआ है, राइट। इसके पास F प्लाज्मिड है इसलिए लिखा है इसका नाम F पॉजिटिव। इसके पास F प्लाज्मिड नहीं है, देखो ये चीज यहां पे मिसिंग है इसलिए इसका नाम लिखा है F नेगेटिव। यानी ये जो F पॉजिटिव है इसे आप क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं आप डोनर, या फिर कहते हैं मेल, या फिर कहते हैं इसे फर्टाइल स्ट्रेन। ठीक है ना, ये अलग अलग नाम है इसका। मेल क्यों कह रहे हो भाई? तो जब आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन तो हमेशा जो गैमेट को ट्रांसफर करता है वो कौन है? वो मेल ही तो है। जो फीमेल है वो यूजुअली रिसीव करती है, तो इसलिए नाम लिखा है इसका डोनर या फिर मेल या फिर फर्टाइल स्ट्रेन। इसके पास F पॉजिटिव है, इसके पास F प्लाज्मिड नहीं है तो लिखा है F नेगेटिव। यानी इसे आप कह सकते हैं कि ये रेसिपिएंट है, वो डोनर तो ये रेसिपिएंट, वो मेल तो ये फीमेल, वो फर्टाइल तो ये स्टेराइल स्ट्रेन है। अब जो F पॉजिटिव स्ट्रेन होता है उसमें F प्लाज्मिड है और F प्लाज्मिड पे ये पिलाई बनाने वाले जीन्स भी होते हैं, यानी इसके पास पिलाई होता है। किसके पास? F पॉजिटिव के पास।
अब उसमें से एक पिलाई जो है उसके थ्रू F पॉजिटिव और F नेगेटिव आते हैं फिजिकल कांटेक्ट में, और फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद ये जो F प्लाज्मिड था F पॉजिटिव का, इसका होता है रेप्लिकेशन, और जो रेप्लिकेट होने के बाद नया कॉपी बना है वो कहां भेज दिया गया? F पॉजिटिव में। तो जो F पॉजिटिव था वो F पॉजिटिव रह गया, लेकिन जो F नेगेटिव था वो कैसा हो गया? F पॉजिटिव, क्योंकि यहां से डीएनए यहां आ गया। तो यही कंजुगेशन है जिसमें आप देख रहे हैं रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। हुआ ना रिकॉम्बिनेशन? मान लीजिए मैंने कहा इस जीनोफोर पे 100 जीन्स थे, तो अब यहां पे देखो नया डीएनए आ गया, यानी कुछ नए जीन्स आए होंगे, तो कॉम्बिनेशन चेंज हो गया ना जीन का। पहले 100 ही था, मान लो 10 आ गया और नया जीन, क्योंकि प्लाज्मिड आया है, तो हो गया कॉम्बिनेशन चेंज, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो ये अपने आप में कंजुगेशन है। लिखा है एज ए रिजल्ट ऑफ कंजुगेशन F नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू F पॉजिटिव। देख पा रहे हैं आप, F नेगेटिव से क्या बन गया? ये F पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, F पॉजिटिव ही रह जाता है। एक और इंफॉर्मेशन लिखा है, ऑफन F प्लाज्मिड इंटीग्रेट्स विथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम कन्वर्टिंग इनटू HFR। कई बार ये जो F प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट हो जाता है इस क्रोमोसोम के साथ, और जो बैक्टीरिया बनता है उसे कहते हैं आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी वैसा बैक्टीरिया जिसमें F प्लाज्मिड जाके इंटीग्रेट कर गया है उसे आप HFR कहते हैं। HFR खुद अपने आप में क्या है? दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ F प्लाज्मिड, F पॉजिटिव है ना, क्योंकि अगर F प्लाज्मिड है तो आपने कह दिया F पॉजिटिव, तो अगर है तब ना जाकर इंटीग्रेट किया है इसके साथ, है ना। तो जो HFR होता है वो खुद F पॉजिटिव ही होता है। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपको ध्यान रखने का है, लास्ट है ये, कि जब ये HFR का होता है कंजुगेशन विथ एनी F नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या मिलता है? ध्यान रखिएगा, F नेगेटिव रिमेन्स F नेगेटिव, है ना। ये नॉर्मल में F पॉजिटिव और F नेगेटिव में जब कंजुगेशन होता है तो F नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू F पॉजिटिव ना, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं जब कंजुगेशन हो रहा है HFR और F नेगेटिव में, तो F नेगेटिव ही रह जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर नहीं हो पाता है प्लाज्मिड का जब HFR और F नेगेटिव के बीच में कंजुगेशन हो रहा होता है। तो ये कंजुगेशन है जो कि ध्यान रखिएगा। अगली बार मिलेंगे हम लोग तो बात करेंगे अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, देन बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में बैक्टीरिया का, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट BGA, अबाउट एक्टिनोमाइसिटिस, अबाउट आर्किबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में हम लोग मोनरा को वाइंड अप कर लेंगे, फिर एक लेक्चर में प्रोटिस्टा को खत्म करेंगे, देखते हैं कि फिर 1.5 लेक्चर में, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं कल का छुट्टी है नहीं है, अगर है तो सबको हैप्पी छठ पूजा, और मिलते हैं जब भी नेक्स्ट क्लास होगी अपनी। तो थैंक यू वेरी मच।